देखो अच्छा, एक्चुअल में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत यहां से होती है जहां से आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इतना समझ के चलना कि इस हिस्ट्री को समझने से पहले ना आप रूट को समझ लीजिए कि हम हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ने वाले हैं इस पूरे पूरे बैच के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप अभी भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलोगे कि हिस्ट्री को तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, तो इतना कंटेंट है हिस्ट्री के अंदर याद करने वाला कि सारा याद नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं तो आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा हिस्ट्री को। तो मैं आज की क्लास में बस आपका बेस बनाऊंगा, ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आए कि हिस्ट्री को समझना कैसे है और एक्चुअल में भारत में हुआ क्या क्या, वो आज आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न की पहली क्लास है बेसिकली आज, जहां से आज हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा देखो। एक लूप के अंदर चीजों को समझेंगे, कुछ अदर स्लाइड्स के अंदर मैं और चीजें समझा दूंगा आप लोगों को। देखो भाई, ध्यान से सुनना आप चीजों को। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ना 17th सेंचुरी के अंदर बच्चों, 17th सेंचुरी में पैन इंडिया के ऊपर ना, पूरे भारत के ऊपर किसका शासन हुआ करता था भाई? मुगल्स का। किसका शासन था? मुगल्स का। ठीक है, लेकिन देखो कमाल की बात की 19th सेंचुरी आते आते, 19th सेंचुरी जब आई है बच्चों, तो 19th सेंचुरी आते आते पैन इंडिया पर किसका एम्पायर आ गया भाई? ब्रिटिशर्स का कह लो या ईस्ट इंडिया कंपनी का कह लो बेसिकली। ठीक है, इनका एम्पायर पूरे भारत के ऊपर आ गया। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो बीच में 18th सेंचुरी थी ना, 18th सेंचुरी, ये वो ट्रांजिशन की सेंचुरी है बच्चों। ये है वो सेंचुरी जिसमें पावर का ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, पावर का ट्रांजिशन हुआ है किससे भाई? मुगल से कहां चली गई पावर्स? ब्रिटिशर्स के पास। अब जब मैं 18th सेंचुरी बोल रहा हूं तो कौन से ईयर्स की बात कर रहा हूं? हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1700 से 1799, इन सालों की बात कर रहा हूं। यानी कि ये जो 100 ईयर्स है ना, लगभग 100 ईयर्स है, इन 100 सालों के अंदर पावर का ट्रांजिशन हुआ। और इतना बड़ा मुगल एम्पायर किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स के पास। अब डेफिनेट सी बात है, एक दिन में या एक साल में तो ये हो नहीं सकता था। पावर का ट्रांजिशन होने में कितने साल लगे हैं? 100 साल लगे। अब हम ना रूट कोज समझेंगे कि ये हुआ कैसे और ये क्यों हो गया। बेसिकली पावर का ट्रांजिशन इतना बड़ा कैसे हो गया? इतना आसान थोड़ी है इतना बड़ा एम्पायर एक विदेशी ताकत के पास चले जाना। चलो अब तक तो भारत में ये होता था कि कोई और ही आता जा रहा है, कि बाप का आगे बेटा राजा बन गया, कोई ना कोई ऐसे राजा बनते जा रहे थे। अब तो एक विदेशी ताकत राजा बनने जा रही है भारत के अंदर, जिनको ना हमारी लैंग्वेज आती है, ना यहाँ का रहन सहन आता है, ना कल्चर आता है, ना कुछ धर्म का लेना देना, कुछ नहीं है। वो इतने बाहर के लोग हैं, तब भी यहां आकर हमारे ऊपर राज करें। इज इट क्लियर? अब इसकी शुरुआत देखो कैसे होती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बच्चों 1707 में। देखो मैंने यहां क्या कहा कि इसकी शुरुआत कहां से होगी। देखो 1700 से 1799, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1707 से। 1707 में क्या हो जाती है भाई? डेथ ऑफ औरंगजेब। डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब बेसिकली लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल लीडर था, जिसने लगभग 40 सालों तक मुगल शासन के अंदर राज किया था, भारत के ऊपर राज किया था। और आप ये कह सकते हो कि ये लास्ट ऐसा राजा था जो एक्चुअल में राजा होता है, जो एक राजा की परिभाषा होती है, जिसका कंट्रोल होता है अपने साम्राज्य के ऊपर। ये एक्चुअल में वो राजा था। कौन? औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के अंत के दिनों में, खासकर लास्ट के 15-20 सालों में, मुगल एम्पायर इकोनॉमिकली भी बहुत ड्रेन होता जा रहा था। इकोनॉमिकली ड्रेन क्यों हो रहा था? उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने बच्चों 30 रेड करी थी शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। इतनी उनके साथ वो थी बेसिकली, बिकॉज मराठास एक ऐसी शक्ति थी भारत के अंदर जो पैदा हो रहे थे, जो अगले राजा बन सकते थे मुगलों के बाद। अब औरंगजेब, ये जो बड़े बड़े राजा थे ना, चाहे अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब थे, ये दूरदर्शी राजा हुआ करते थे। ये पहले ही देख लेते थे कि कौन सी वो शक्ति है जो कल को चल के हमें परेशान करेगी, क्यों ना उसको आज ही खत्म कर दिया जाए। इज इट क्लियर? सो देखो 1707 से इसकी शुरुआत होती है, जब क्या हो जाती है? डेथ ऑफ औरंगजेब। अब डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद क्या हो गया भाई? डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद ना बच्चों, ध्यान से सुनेंगे बात, जब औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 के अंदर, इसके बाद जो लेटर मुगल्स आए ना, देखो ध्यान रखना, औरंगजेब की डेथ के बाद के मुगल्स को सभी को लेटर मुगल्स कहा जाता है, लेटर मुगल्स। इसके बाद जो लेटर मुगल्स आए ना, वो बहुत ही वीक, मतलब बहुत कमजोर और बहुत ही इनकैपेबल राजा थे, जिनमें राजाओं वाली तो कोई गुण थे ही नहीं बेसिकली। जैसे जितने पिछले मुगल राजा हुए थे ना, सारे के सारे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जितने भी राजा हुए सारे, दे वर वेरी कैपेबल, वेरी एबल रूलर्स, जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हुआ करते थे।
लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंदे राजा बनने शुरू हुए, दे वर वेरी वीक, वेरी इनकम्पिटेंट, जिनमें राजा बनने की कोई क्वालिटी नहीं थी। इज इट क्लियर? सो अब ध्यान से सुनना बात को। अब देखो, औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंदा राजा बनता है ना, वो उस समय 65 साल का था जब वो राजा बना। यानी कि कोई बंदा 65 ईयर्स की एज में जाके राजा बन रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि क्या ही मतलब ताकत बचेगी राजाओं वाली, कुछ ना कुछ जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली पावर होती है। अब जितने भी राजा उसके बाद आए, चाहे उसके बाद जो भी राजा बने लेटर मुगल्स के अंदर, कोई भी राजा इतना कंपिटेंट नहीं आया कि वो मुगल शासन को अच्छे से चला सके जैसे पहले चला करता था। अब इसके दो रिजल्ट निकले। क्या रिजल्ट निकले भाई? एक तो देखो, जब लेटर मुगल्स वीक और इनकेपेबल थे बेसिकली, सो यहां से ना एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया बच्चों। किस चीज का? सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का टूटना, यानी इंडिया का कह लो आप, बेसिकली इंडिया के आपस में वो हो गई, लड़ाइयां शुरू हो गई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ? टाइम से आया करो भाई, वो सभी के लिए है, मेरे लिए भी है। देखो, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया मुगल एम्पायर का। अब ध्यान से सुनना बात को। औरंगजेब के टाइम पर पूरे भारत के ऊपर, यानी जितने भी मुगल राजा थे पिछले, इतना जबरदस्त कंट्रोल हुआ करता था कि जितने भी इनके प्रांत थे ना आगे, चाहे बंगाल था, कोई भी बड़े बड़े इनके प्रांत थे जितने भी, उनमें इन्होंने अपने गवर्नर बिठा रखे थे। किसी गवर्नर की भी ये हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि कोई गवर्नर कल को यूं डिक्लेयर कर दे कि मैं तो यहां का राजा हूं। इतना खौफ हुआ करता था औरंगजेब और का। लेकिन हुआ ये, जब औरंगजेब की डेथ के बाद गवर्नर्स ने देखा कि यार ये जो राजा बैठा है ना, इस राजा में कोई खास दम तो है नहीं, ना ही ये इसको परवाह है कि एम्पायर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई परवाह नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करें, हम अपना अपना प्रांत लेकर अलग हो जाए। बहुत सही बात है, क्यों ना कर लें। इसकी शुरुआत हो गई बच्चों कहां से? 1719 में, जब सबसे पहले मुर्शीद कुली खान ने बच्चों खुद को बंगाल का राजा, एक तरीके से नवाब डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज से हम हैं बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर दिया खुद को मुर्शीद कुली खान ने। अब सही है, क्यों ना कर दे। जब बन रही है बात एक प्रांत, और बंगाल तो सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे रिच प्रांत था बेसिकली, तो क्या दिक्कत है करने में, और राजा तो वैसे ही सक्षम है बेसिकली। ठीक है ना? अब देखो, इसको देखते देखते 1723 में बच्चों, आसफ झा, जिसको आप आसफ झा, उन्होंने क्या किया? हैदराबाद को अलग कर दिया। इसने कहा कि आज से हैदराबाद मेरा हो गया। जब इसने ये किया तो भाई अवध में एक बंदा बैठा करता था, उसने भी बोल दिया कि भाई मैं सादत खान हुआ करता था, उसने बोल दिया कि अवध मेरा हो गया। यानी कि ये जो पूरा एम्पायर था ना, पैन इंडिया जो एम्पायर हुआ करता था ये बच्चों, ये टूटना शुरू हो गया। अब देखो, यहां से बंगाल अलग हो गया, यहां से हैदराबाद अलग हो गया, यहां से हैदराबाद अलग हो गया, यहां अवध अलग होकर बैठ गया। मराठा पहले ही एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रहे थे, मैसूर यहां पे एक बड़ा एम्पायर बनता चला जा रहा था, यहां सिखों ने रिबेलियन डिक्लेयर कर रखा था, राजस्थान के अंदर राजपूत हुआ करते थे जिन्होंने खुद को डिक्लेयर कर रखा था, यूपी बिहार के अंदर बेसिकली जाट, जो चूड़ामन जाट वगैरह हुआ करते थे, इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर रखा था। जब राजा मजबूत नहीं होता है तो एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन तय होता है। और देखिए कमाल की बात, अब आप सोचिए, छोटी छोटी सी बात सोचिए भाई, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, रशिया 2 साल से ऊपर हो गए इस वॉर को चलते हुए, पर क्या यूक्रेन की हार हो गई है? नहीं हुई है ना। कारण क्या? कि रशिया पूरे यूक्रेन को हरा रहा है। आप सोचो, रशिया के लिए बस ये चैलेंज होता कि यूक्रेन के एक स्टेट को हराना है, तो आसान था कि मुश्किल था? ऑफ कोर्स आसान था। एक देश के मुकाबले एक प्रांत को हराना आसान है ना। आप देखो कमाल की बात, भारत का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, भारत आपस में टूट रहा है बेसिकली, अलग अलग प्रांतों में भारत बट रहा है। ठीक है, इससे मुगल्स का तो नुकसान हो ही रहा है, फायदा किसका हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। फायदा किसका हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि गजब की बात है ना यार, देखो साल 1600 के अंदर जो कंपनी भारत में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, साल 1600 के अंदर जो कंपनी भारत, मतलब जिसका चार्टर साइन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो सिर्फ क्या करने आई थी भारत में? ट्रेड। इसका तो भाई साहब कोई लेना देना ही नहीं था भारत की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या भारत की अथॉरिटी के साथ, कोई मतलब ही नहीं था। और गजब की बात देखिए, साल 1600 से लेकर 1700 तक आप कह लो 100 सालों के अंदर इनको कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ भारत के अंदर ट्रेड कर रहे थे। लेकिन चाहे वो आज का भारत हो चाहे तब का भारत हो, आप अच्छे से जानते हो इस बात को कि अगर एक लेवल के बाद आपको बिजनेस बढ़ाना होता है तो वहां की गवर्नमेंट का आपके हक में होना बहुत जरूरी होता है।
अगर सरकार आपके हक में नहीं है या सरकार की पॉलिसीज आपके हक में नहीं है तो आपका बिजनेस एक लेवल के बाद जाके बहुत ज्यादा राइज नहीं कर सकता। ये तो आज भी आप देख रहे होंगे हमारे जो बड़े बिजनेसमैन है, हाउ दे आर सपोर्टेड, और यू कैन से कि कैसे वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम करते हैं भाई। हाँ, बदले में टैक्स खूब भरते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट दे कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता ही है। ठीक है, सो वही चीज ब्रिटिशर्स को समझ में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि यार कब तक हम लोग इन राजाओं के साथ ना, मतलब ट्रेड तो ये हमें करने देते हैं बट बदले में टैक्स बहुत लेते हैं। अब देखिए गजब की चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तो भारत में जो किंग बैठे हैं बच्चों, इसको टैक्स पे करना है, जो इंडियन किंग है बेसिकली इसको टैक्स पे करना है, और साथ साथ इन्हें किसको टैक्स पे करना है, जो ब्रिटेन का किंग है वहां, मतलब जो सरकार है वहां की गवर्नमेंट है, उनको भी तो टैक्स पे करना है। अब कितना टैक्स पे करेंगे, फिर कमाएंगे क्या, फिर खर्चा भी तो बहुत है वहां, मतलब ब्रिटेन से यहाँ वो शिप आते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर उनके रॉ मटेरियल भर के लेके जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट बना के फिर भारत में लेकर आते हैं, उनको बेचते हैं, तो खर्चा भी तो बहुत है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को यह बात समझ में आने लग गई थी कि आज नहीं तो कल हमें भारत की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, और जब तक हम यहां के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक यहां की सरकार हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। लेकिन आप देखिए कमाल की बात, इतने बड़े मुगल एम्पायर को, इतने बड़े मुगल एम्पायर को एक बार में हराना तो इम्पॉसिबल टास्क है ना, इतनी आर्मी थोड़ी है ब्रिटेन के पास, इतने तो लोग नहीं है ब्रिटेन में। इज इट क्लियर? सो उनका काम आसान हो रहा है, कैसे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर की वजह से। एक तो भारत को इसने तोड़ा है, सुनते चलना बातों को, ठीक है, एक तो भारत को इसने तोड़ा है, ये जो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद तो ना अवध अलग हो गया, अवध के बाद बच्चों मैसूर, पहले से एक इंडिपेंडेंट स्टेट था मैसूर, मराठा अलग ही हुआ करते थे, मराठा, सिखों ने रिबेलियन, सिख पहले ये इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया, केरला एक अलग स्टेट बन के खड़ा हो गया, कार्नेटिक रीजन एक अलग रीजन हो गया बेसिकली। सो सारे के सारे प्रांत अलग अलग होते चले गए, उधर से राजस्थान के राजपूत, यूपी बिहार के जाट, सब अलग अलग होते चले गए। एवरीवन डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी द किंग और नवाब ऑफ दैट एरिया, और राजा को टैक्स देना बंद कर दिया। सो सबसे पहला इंपैक्ट जो वीक मुगल्स की वजह से हुआ वो तो था डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, दूसरा देखिए आप, दूसरा एक और बड़ा इंपैक्ट जो हुआ वो था बच्चों फॉरेन अटैक्स का। इनके टाइम पे बाहर से दो ऐसे बड़े अटैक्स हुए बेसिकली, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को, भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। जिसमें सबसे पहला अटैक तो कौन सा था भाई, जो 1739 में किसने किया था, नादिर शाह ने। नादिर शाह ने भारत के ऊपर हमला किया। नादिर शाह के साथ कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ करनाल हुआ था ना, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है, जिसमें मुगल्स की हार हुई थी बहुत बुरी तरीके से। 1 घंटे के अंदर 1 लाख से ऊपर लोगों को काट दिया था नादिर शाह की आर्मी ने, इतनी खतरनाक आर्मी थी नादिर शाह की। 15 दिनों तक दिल्ली के अंदर लूटपाट करते रहे, दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार, पता नहीं क्या क्या काम हुए लगातार 15 दिनों तक, और राजा को कोई होश खबर ही नहीं है। जी हाँ हाँ बिल्कुल, तो राजा को कोई होश खबर ही नहीं है। इस समय जो राजा भी हुआ करता था ना, इसके टाइम पे बेसिकली वो था मोहम्मद शाह। चलो मैं सारे नाम अलग से लिखवा दूंगा, लेटर मुगल जो थे ना उनके टाइम पे क्या क्या हुआ वो मैं अलग से लिखवा दूंगा सारे के सारे, ठीक है, तो उसको बीच में नहीं अभी बात करते हैं। अब उसके बाद देखो आप, इस समय का जो राजा भी था ना, जब नादिर शाह का अटैक हुआ, उस राजा का नाम था मोहम्मद शाह, और उसको सब टाइटल मिला हुआ था रंगीला। उसको बोलते थे मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि भाई साहब को कोई टेंशन ही नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसे कोई टेंशन नहीं है। उसे 2 चीजों से मतलब था, शराब और शबाब, बस, और कोई परवाह नहीं है। डेली दारू पीनी है, डेली शराब पीनी है, रात को बस मुजरे देखने अपने, वो बड़े काम इनके राजाओं वाले, शौक पूरे और शौक पूरे करने हैं। नादिर शाह ने अटैक करा, जो राजा है नादिर, ये हमारा भाई साहब, ये इलाहाबाद पड़े हैं, वहां से इलाहाबाद से उठा के लाए राजा को। नादिर शाह ने कहा कि यार तू कमाल का राजा है, मतलब हम यहाँ पहले जा रहे हैं लोगों को और तुझे कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, तो ये बता यहां से जाने का क्या लेगा। कह रहा चलो वो भी बात देख लेते हैं। 15 दिन रहा है भारत में नादिर शाह, कमाल की कमाल का उन्होंने मतलब तांडव मचाया भारत के अंदर, कोई होश खबर नहीं है। तो उसने कहा कि एक तो मुझे पीकॉक थ्रोन चाहिए जिसके ऊपर तू बैठा है, बड़ा शानदार तूने ये बना रखा है अपना ताज जिसके ऊपर तू बैठा है, एक तो मुझे ये चाहिए, ले जा, क्या बात होगी, मैं प्लास्टिक कुर्सी बैठ जाऊंगा, अपना कौन सा कोई स्टेटस है, ले जा, तो कोई चक्कर नहीं है। और कह रहा दूसरा मुझे कोहिनूर हीरा चाहिए, जो तेरी पगड़ी में लगा हुआ है ना, ये हीरा ये चाहिए मेरे को। तो कोहिनूर का हीरा नादिर शाह भारत से लेकर गया था बेसिकली, ठीक है ना। सो देखिए बच्चों, नादिर शाह ने अटैक किया, इसने काफी मतलब इंपैक्ट डाला भारत के ऊपर, भारत की इकोनॉमी के ऊपर।
और इसके बाद एक और अटैक हुआ था काफी बड़ा, वो था 1761 में। हालांकि इसने तो काफी अटैक किए थे भारत के ऊपर, वो था अहमद शाह अब्दाली का अटैक, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या हुआ था बच्चों हमारा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन कौन लड़े थे, अहमद शाह अब्दाली और मराठास। और मराठाओं की भाई बहुत बुरी हार हुई थी, बहुत ही बुरी हार हुई थी। 3 पीढ़ियों को एकदम से अहमद शाह अब्दाली ने वहीं पे काट के रख दिया। ठीक है, मराठाओं की कहानी अलग से सुनेंगे हम लोग। तो अब आप आइए वापस उसके ऊपर जो मैं ये आपको चार्ट बनवा रहा था। देखो 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब होती है। ठीक है, हाँ इसके अंदर एक चीज और बताता हूं आप लोगों को। 1715 में ना एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है जिसका जिक्र भारत के इतिहास में वैसे कम किया जाता है, बट 1715 में ना जो राजा हुआ करता था, राजा का नाम था फारूक सियार। जो मुगल राजा था उसका नाम था फारूक सियार। फारूक सियार ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चीज इशू करी थी जो बाद में चल के बहुत बड़े कलेश की वजह बनेगी, और वो थी दस्तक। फारूक सियार ने दस्तक इशू कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट वो दस्तक, दस्तक का मतलब होता था फ्री ट्रेड पास। जैसे भारत, ब्रिटेन भारत के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट लेकर आता था तो राजा उससे टैक्स लिया करता था, और अगर दूसरे प्रांतों में भी जा रहा था कहीं पर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तो भी टैक्स लिया करते थे। सो फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इश्यू कर दिया क्या, दस्तक। कहा फ्री ट्रेड पास, तुम्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तुम जहां मर्जी प्रोडक्ट जैसे मर्जी बेचो, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अब अभी तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, यही कल को चल के बहुत बड़े विनाश की वजह बनेगा। क्यों, राजा की कमाई किससे होनी है, टैक्स से होनी है। टैक्स खत्म हो गया। इज इट क्लियर। और अभी तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो 1715 में फारूक सियार राजा का नाम था, ये लिखवा दूंगा मैं चीजें अलग से सारी आपको। फारूक सियार ने 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू कर दी क्या, दस्तक। अब देखो बच्चों, शुरुआत हो गई किस चीज की, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर की। डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत कहां से हुई, 1719 में सबसे पहले कौन अलग हो गया, बंगाल। 1723 में कौन अलग हो गया, हैदराबाद। ठीक है, फिर देखते ही देखते अवध भी हो गया, और आपका केरला, ये सब तो पहले से खैर अलग उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था खुद को, मैसूर, मराठा, सिख सब अलग अलग होते चले गए। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। अब देखो क्या हुआ भाई, मुगल्स कमजोर पड़ रहे थे, लगातार मुगल्स कमजोर पड़ रहे थे, एम्पायर बहुत वीक हो रहा था। क्योंकि ना एक टाइम तो मतलब ऐसा आ गया था, जैसे बोलते नहीं बैंकरप्ट सिचुएशन हो गई है कि पैसा ही नहीं है सैलरी देने के लिए, बेसिकली ऐसा भी सिचुएशन आने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1739 में किसने अटैक कर दिया भारत के ऊपर, नादिर शाह ने। नादिर शाह का हमला हो गया भाई भारत के ऊपर। ठीक है, अब देखो जरा एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी। देखो अब क्योंकि बंगाल एक अलग वो डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, नवाब ने, बंगाल के नवाब ने क्या डिक्लेयर, मतलब वो था मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान ने बोला कि भाई साहब अपन तो बंगाल का नवाब है और बंगाल में आज से अपनी चलेगी, सारा टैक्स जो इकट्ठा होगा वो मेरा होगा, मेरी मर्जी में मुगल राजा को टैक्स दूं या ना दूं, लेकिन टैक्स मेरा होगा और मेरे कानून चलेंगे यहाँ पे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ध्यान से सुनेंगे बात को, बंगाल की पूरी कहानी सुन लो एक बार की शुरुआत देख लो कि कैसे हुई थी। बेसिकली भारत के प्रांत कैसे ब्रिटिशर्स के पास गए, उसमें बंगाल का किस्सा सुन लो, बाकी सारे अलग से सुना दूंगा। ठीक है, देखो बंगाल के अंदर ना मुर्शीद कुली खान ने काफी सालों तक राज किया, लगभग 1739-40 तक मुर्शीद कुली खान वहां का नवाब हुआ करता। लेकिन उसके बाद बंगाल के अंदर भी थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आ गई थी कि कौन बनेगा अगला नवाब, उस चीज का ज्यादा सॉलिड फैसला नहीं होता। तो 1756 में जाके ना सिराजुद्दौला वहां का नवाब बना, सिराजुद्दौला। अब क्या हुआ, उसका कमांडर हुआ करता था बच्चों मीर जाफर। सिराजुद्दौला का कमांडर हुआ करता था मीर जाफर। बंगाल के अंदर ना दोनों की फैक्ट्रियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी उसकी भी, और फ्रेंच वालों की, फ्रांस वालों की भी, दोनों की फैक्ट्री हुआ करती, दोनों ट्रेड करते थे, दोनों नवाब को टैक्स दिया करते थे। अब हुआ ये कि यूरोप के अंदर लड़ाई शुरू हो गई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। लड़ाई कहां शुरू हुई है, यूरोप के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई स्टार्ट हो गई। इज इट क्लियर। अब देखो होता ही है जनरली, जैसे आप छोटा सा एक एग्जांपल सुनो मेरी बात का। मान लीजिए आप यूएसए रहते हो, है ना, यूएसए में आप रहते हो, आपके सामने वाले फ्लैट में कोई पाकिस्तान का बंदा रहता है। अब मान लो भारत पाकिस्तान की लड़ाई यहां शुरू हो गई, आप दोनों कहां रहते हो, कहीं ना आपके मन में भी और उसके मन में भी 1% डर रहेगा कि कहीं ऐसे ही ना ज्यादा फीलिंग ले जाए। यहां पे मान लो यहीं पे मेरे पे हमला कर दे, आपके मन में भी रहेगा उसके मन में भी रहेगा, और ज्यादा गुस्सा आया तो क्या पता आप हमला कर दो, क्या पता वो हमला कर दे, हो भी सकता है। ऐसे डर की वजह से ना बंगाल के अंदर
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों ने ना अपनी फैक्ट्रियों की फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी, किलाबंदी। क्यों शुरू कर दी भाई? कल को अंग्रेजों ने हमला कर दिया तो फ्रांस वाले कह रहे हमें बचाव करना है, फ्रांस वालों ने हमला कर दिया तो ब्रिटिशर्स कह रहे हमें भी बचाव करना है, तो दोनों ने अपनी फैक्ट्रियों की किलाबंदी शुरू कर दी। अब एक दिन सिराजुद्दौला अपने कमांडर मीर जाफर के साथ ना पूरे एम्पायर का दौरा कर रहा था बेसिकली कि क्या चल रहा है भाई बंगाल के अंदर। तो उसने देखा कि फोर्टिफिकेशन चल रहा है। उसने इससे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं भाई? कह रहा सर ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई लड़ाई लड़ोई चल रही है तो उसकी वजह से हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कह रहा पागल हो यार, कल को ये इसके अंदर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमें तो पता ही नहीं इस बात का, बंद करवाओ ये किलाबंदी। तो मीर जाफर ने ऑर्डर देके ना बंद करवा दी किलाबंदी। लेकिन भाई फ्रांस वाले तो थे शरीफ थोड़े से, फ्रांस वालों ने बंद कर दी, अंग्रेज थे ढीठ शुरू से, अंग्रेजों ने नहीं बंद करी, उन्होंने किलाबंदी चालू रखी। बोलते अच्छा कोई बात नहीं। सिराजुद्दौला अगली बार फिर आया, सिराजुद्दौला ने कहा मैंने तेरे को कहा था ये बंद करवा दे किलाबंदी। कह रहा सर इन्होंने तो कर दी, ये नहीं कर रहे। कह रहा नहीं कर रहे, कह रहा नहीं कर रहे, उठा ले। कह रहा 150 बंदों को उठाकर, और एक आप मान लीजिए जितना ये क्लासरूम है इससे थोड़ा बड़ा होगा, छोटा ही था इससे भी कमरा, उसके अंदर बंद कर दिया, जिसमें कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। 150 बंदों को जब सुबह दरवाजा खोला ना तो 115-120 के करीब बंदे तो उसमें से मरे हुए निकले। इसको कहा जाता है क्या? ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्रिटेन आज भी अपने इतिहास में इसको बढ़ा चढ़ा के पढ़ाता है कि देखो हमारे लोगों के साथ भारत में क्या क्या हुआ था। उसमें एक बंदा वॉरेन हास्टिंग्स भी था, जो कल को चल के अभी गवर्नर का बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, वो बच गया था। ठीक है ना? सो इसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए क्या क्या कर दिया? 15 मतलब 150 लोगों के करीब उनको एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 115-120 लोग मारे गए बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ? अब अंग्रेजों में गुस्सा तो था इस चीज का, ठीक है। सेम टाइम पे ना इसी टाइम पे मतलब लगभग भी ये, चलो पहले बंगाली कवर कर लेते हैं। अब देखो सिराजुद्दौला के साथ ना इनकी दुश्मनी बढ़ गई, तो इनका ना एक तगड़ा एक बंदा हुआ करता था करिंदा इनका, वो था क्लाइव लॉयड, जो बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा मतलब बुद्धि से तेज बंदा था, वो डिप्लोमेट आदमी था। अब क्या हुआ? सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को कहा कि जा एक बार और राउंड मार के आ, देख अब तो नहीं कुछ हरकत कर रही है। तो जब वो राउंड मार रहा था ना तो क्लाइव लॉयड मिल गया मीर जाफर को। मीर जाफर को क्लाइव लॉयड बोलता है, कह रहा यार एक बात बता, तू क्या सारी जिंदगी इस गवर्नर का ये बंगाल ये नवाब का ये बन के रहेगा क्या? तू कमांडर कमांडर, तेरा नहीं मन करता कभी राजा बन जाऊं? तो वो कह रहा है यार ऐसे थोड़ी होता है, नवाब बनने के लिए तो रॉयल ब्लड चाहिए होता है, मेरे में तो रॉयल ब्लड है ही नहीं। कह रहा इसमें रॉयल ब्लड था, रॉयल ब्लड तो मुगल राजाओं में था, ये कौन सा कहीं के राजा थे? कह रहा हाँ बात तो ठीक है यार। तो कह रहा तू सारी जिंदगी नौकर बन के रहेगा? कह रहा तो क्या करूं क्या करूं, क्या चक दे? कह रहा पागल है क्या? कह रहा नहीं पागल नहीं, मार दे। कह रहा किसे मार दूं? सिराजुद्दौला को। अच्छा, कह रहा मैं बन जाऊंगा नवाब? कह रहा मैं बनाऊंगा तेरे को नवाब। क्लाइव लॉयड बोल रहा है बात, कोई लेना देना नहीं उसका बंगाली कुर्सी से। कह रहा मैं बनाऊंगा तेरे को नवाब। कह रहा पक्का? कह रहा पक्का। तो मीर जाफर ने अपने भांजे मीर मरण को कहा कि भाई चक दे। अब सिराजुद्दौला रात को बेचारा अपने कक्ष में सो रहा था, मीर मरण वहां पहुंचता इतना बड़ा गंडासा लेके, और सोते हुए सिराजुद्दौला की गर्दन को उड़ा देता है। ये जो सोते हुए सिराजुद्दौला की डेथ हुई है ना, और ब्रिटिशर्स की एक ये जो डिप्लोमेटिक जीत हुई है बेसिकली, इसको बच्चों भारत के इतिहास में कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इसी को बोलते हैं, जहां पे सोते हुए सिराजुद्दौला की डेथ हुई है, बेसिकली मारा गया उसको। ठीक है। सो मोर इट वाज नॉट एनी मिलिट्री विक्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इट वाज एन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जहां ब्रिटेन स्ट्रेटेजी बना के जीत गया। अब क्लाइव लॉयड ने क्या किया? मीर जाफर को बना दिया क्या? वहां का नवाब। अब जैसे मीर जाफर नवाब बना तो भाई मीर जाफर तो किसका आदमी? क्लाइव लॉयड का। तो मीर जाफर ने भर भर के पैसा लुटाना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, दस्तक फ्री कर दिया इनके लिए, सब कुछ कर दिया। पैसा तो खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हुआ 1760 के आसपास, बेसिकली 1760 के आसपास 3-4 सालों के बाद, तो मीर जाफर ने कहा कि पैसा कहां से दूं, पैसा तो है ही नहीं। कह रहा अच्छा जुबान लड़ा रहा है? क्लाइव लॉयड बोलता है, कह रहा नहीं जुबान नहीं लड़ा रहा हूं, पैसा सच में नहीं है। कह रहा कोई बात नहीं। मीर जाफर ये सॉरी क्लाइव लॉयड बंगाल में गया ऐसे रैंडमली, और जाके ऐसे पूछ रहा है कि कौन बनेगा अगला नवाब, कौन बनेगा अगला नवाब? तो मीर जाफर का ही जमाई खड़ा था वहां पे, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम कहता जी मेरा भी मन करता है ऐसे। तो कह रहा मन कर रहा? कह रहा हाँ आजा। मीर जाफर को गद्दी से हटाया और मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया। दिस इज हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज कंट्रोलिंग बंगाल। अभी ना ना वो कुछ ने कुछ कहा ही नहीं, उसे उठते हुए कोई दिक्कत नहीं, उसे बिठाने में क्या दिक्कत थी? लेकिन भाई रे ये जो बंदा था ना मीर कासिम, ये बुद्धिमान आदमी। इसने क्या किया? सबसे पहले तो
बंगाल की कैपिटल को मुर्शिदाबाद, जो वहां पड़ता है बेसिकली आज के टाइम पे बंगाल के अंदर ही पड़ता है, मुर्शिदाबाद से हटाकर शिफ्ट कर दिया बिहार के मुंगेर में। अंग्रेजों ने पूछा ये क्यों कर रहे थे? कह रहा है ऐसी वहां बहुत काम भीड़ हो गई थी, बस काम नहीं संभल रहा था, यहां से थोड़ा आसान होगा एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा अच्छा। और मुंगेर के अंदर बच्चों इसने लगानी शुरू कर दी गन फैक्ट्री। तो जब इसने गन फैक्ट्री लगाई ना, तो फिर ब्रिटिशर्स ने पूछा कि तू तू करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़। कह रहा नहीं नहीं, आपके लिए बना रहा हूं, मैंने क्या करना इनका, बना बना के आपको बेच देंगे, थोड़ा पैसा हो जाएगा, हमारे पास इनकम आ जाएगी थोड़ी। कह रहा ठीक है भाई बना ले। तो ना मीर कासिम शुरू से ही खटक गया था किसको, क्लाइव लॉयड को, कि ये दिक्कत देगा। 3-4 साल बीते, मीर कासिम को लगा कि क्यों ना उखाड़ के फेंक दिया जाए बंगाल से ब्रिटिशर्स को। सोचने में क्या जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने फोन मिलाया अपने दोस्त अवध के राजा को। अवध का राजा उस समय बैठा होकर था सुजाउदौला। सुजाउदौला को कहा कि भाई यार मेरी मदद कर दे थोड़ा सा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को यहां से मारना भगाना है, तो आजा तू भी आजा। बोला ठीक है यार ऐसा करते हैं, मुगल राजा को भी फोन लगा लेते हैं, वो भी तो वैसे बेला ही है, कौन सा उस पर कोई काम है, तो उसकी भी जीत हो जाएगी बचाएगी। कह रहा ठीक है बुला ले। उसे बुला लिया, तीनों इकट्ठे हो गए। कौन कौन? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला, और भाई मुगल सम्राट शाह आलम टू उसका मेरे ख्याल हुआ करता। उठा दिया, भिड़ गए किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इतना मारा अंग्रेजों ने, इतना मारा, तीनों को दौड़ा दौड़ा के मारा, खूब मारा। तब ब्रिटेन ने भारत के अंदर पहली बार, वो कहते नहीं है शंखनाद कर देते हैं अपनी जीत का, वो वहां से शुरुआत हुई। ये जो लड़ाई थी बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ये जो 3 बंदे लड़े थे, इसको भारत के इतिहास में कहा जाता है क्या? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसको खत्म करने के लिए, खत्म तो पहले ही हो गया था, 1765 में एक ट्रीटी साइन होती है बच्चों। पहली ट्रीटी हुई थी बेसिकली, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ ये कि बंगाल, बिहार और ओडिशा, इन तीनों जगह के जो दीवानी राइट्स थे ना, दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स, वो चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। गजब चीज देखिए हो रही है, एक कंपनी भारत में टैक्स दिया करती थी, आज वो कंपनी भारत में टैक्स वसूल लेगी। पावर का ट्रांजिशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? कैसे पावर का ट्रांजिशन हो रहा है। और अभी एक प्रांत आ गया है, एक तो ये आ गया 1764 में। 1763 में कल मैंने आपको बताया भी था शायद, ये इन्होंने कार्नेटिक भी जीत लिया था, है ना? कार्नेटिक जो फ्रेंच को हराया था बेसिकली, है ना? और 1764 में क्या आ गया इनके पास? बंगाल आ गया। इज इट क्लियर? सो शुरुआत हो गई है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की, किस में एंटर करने की? एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करने। अब देखो 1764 में जब बंगाल जीता, तो बंगाल में इन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। रज के करप्शन हो रहा था, दिन भर के पैसा लूटा जा रहा था। इसके बाद ही तो ब्रिटेन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने पहला एक्ट बनाकर भेजा था बच्चों, जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला एक्ट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसके तहत इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग को कंट्रोल किया था कि भाई थोड़ा नॉर्मल काम करो। और इस एक्ट के अंदर एक पोस्ट क्रिएट की गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, ठीक है ना? सो देखो यहां से शुरुआत हुई बच्चों 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, ठीक है? इसके बाद तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। इसके बाद तो ना कहीं तक भी चले जाओ आप। देखो बंगाल चला गया इनके पास कब भाई? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में। उसके बाद ये जो कार्नेटिक रीजन था ये 1763 में चला गया था। ये हैदराबाद वाला, इसने तो पहले ही, जब ये सारा कुछ कलेश चल रहा था ना, हैदराबाद वाले ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया कि भाई तुम ही हो जो कुछ हो, जब तुम बोलोगे मैं अपनी सेना लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है सही है कि नहीं, मैं आपको बताता हूं आप लोग। देखो यहां से गया बंगाल, सबसे बड़ा प्रांत बच्चों बंगाल हुआ करता था। यहां से गया कार्नेटिक 1763 में। हैदराबाद वाले ने पहले ही सरेंडर कर रखा था बेसिकली, हैदराबाद ने, ये पहले ही इनके पास आ गया था। अवध का राजा अभी मैंने बताया कि वो हरा ही दिया था बेसिकली। दिल्ली, दिल्ली में मुगल सम्राट बैठा था, उसको भी हरा दिया था। ये तीनों के तीनों तो 1764 में ही चले गए ना इनके पास। मतलब आप ये देख लो, मुगल सम्राट अब सैलरी पे था,
सैलरी देते थे ब्रिटिशर्स इसको कि बैठा रहे आराम से, तनख्वाह दे रहे हैं, कहने को मुगल सम्राट। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ, यहां हुआ करते थे टीपू सुल्तान, और ये भी तकड़े बंदे थे, टीपू सुल्तान और हैदर अली, बाप बेटा तकड़े थे यार ये। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, 4 एंग्लो मैसूर वॉर के बाद फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ होती है, और ये जो मैसूर एम्पायर था ना 1799 आते आते बच्चों, ये भी किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास। अब एक शक्ति थी भारत में जो किसी को भी हरा सकती थी, और वो थे मराठा। ये वो बंदे थे भाई, इनमें दम था। आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी वाली, जो रणवीर सिंह वाली मूवी है, उसमें बाजीराव का कार्यकाल दिखा रखा है ना, लगभग 20 सालों का कार्यकाल था बाजीराव का, 1720 से 1740 तक कहा जाता है। 20 सालों में ना बाजीराव एक भी लड़ाई नहीं हारा था, एक भी लड़ाई। इतना खौफ था मराठाओं का कि जैसे वो यहां इसके बॉर्डर पे आके खड़े हो गए ना, यहां पे आके खड़े हो गए मैसूर के, ये पता क्या बोलते थे हैदर अली, और क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ, तुम पैसा चाहिए, चौथ चाहिए, सरदेशमुखी चाहिए, क्या चाहिए वो बताओ, लड़ाई नहीं लड़ाई, चले जाओ यहां से। हैदराबाद, वो सीन देखा है, वो रणवीर सिंह जाता है वो हैदराबाद के उसके पास, नवाब के पास, वो जाके बोलता नहीं, उसको देखा होगा आप लोगों ने यार, पानी से क्रॉस करके बोलता है, ये देखा है, मूवी देखी तुमने? है उसमें हैदराबाद के राजा को बोलता है कि जब हम दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करेंगे ना तो तुम दक्षिण में शांत रहना। वो सीन आता है उसके अंदर, वो हैदराबाद का नवाब होता है बेसिकली, जिसको ऐसी झूठी धमकी देकर डरा देता है। हैदराबाद का नवाब कहता है तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है, मेरे सैनिक पता कितने खड़े हैं, 10,000 सैनिक खड़े हैं, 20,000 सैनिक खड़े हैं मेरे। कह रहा है तू 20,000 की बात कर रहा है, उन 20,000 के पीछे मेरे 40,000 सैनिक खड़े हैं, और खड़े कितने हैं, 400। ये तकड़ी बंदे थे मराठा। अपने घर में तो ये, वो कहते नहीं घर में तो शेर, ये 1.25 शेर थे घर में भाई, इनको हराना घर में नामुमकिन था। औरंगजेब और के हाथ खड़े हो गए थे शिवाजी महाराज और को पकड़ने में, कहां ही पॉसिबल था, इम्पॉसिबल टास्क था इनके घर में इनको हराना। उसका सबसे बड़ा रीजन था गोरिल्ला वारफेयर। ये लोग ना गोरिल्ला वारफेयर में बड़े फेमस थे। कैसे? वार दिखाते कुछ थे, करते कुछ थे। शाम को बोल देते थे रात को लड़ाई नहीं लड़ेंगे, रात को फिर पेल दी। खतरनाक ही थे मराठा। इनका सारा एरिया हिली टेरेन हुआ करता था, सारा पहाड़ी वाला इलाका, वेस्टर्न कोस्ट वाला सारा, ये सारा महाराष्ट्र वाला इलाका पहाड़ी एरिया था। पहाड़ों में पता ही नहीं कहां बैठे हैं मराठा, आ रहे हमला करने के लिए, दिखा रहे कहीं से, मार रहे कहीं से, बड़े खतरनाक थे ये। सच में अगर मुगल्स के बाद कोई एक ताकत जो पूरे भारत के ऊपर राज करती, वो थे मराठा। 1740s के अराउंड ना, 1740-45 के आसपास ना, मराठाओं ने मुगलों के साथ संधि कर ली, और मुगल सम्राट को यह कहा कि आज के बाद अगर तेरे पे कोई हमला करेगा ना तो हम तुझे बचाएंगे। मुगल सम्राट ने कहा ठीक है, बदले में क्या चाहिए? वही चौथ और सरदेशमुखी और कुछ प्रोटेक्शन मनी। चौथ किसको बोलते थे? प्रोटेक्शन मनी बेसिकली। सुना नहीं मुंबई में चलता है, भाई फोन करते हैं कि भाई वो प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं, है ना, वो वाला सिस्टम, वो मराठाओं का ही सिस्टम है सारा शुरू किया हुआ। ठीक है, सो ना मराठाओं ने क्या किया, मुगल से संधि कर ली कि भाई तेरे को प्रोटेक्शन हम देंगे। मुगलों ने कहा ठीक है भाई। अब क्या हुआ, होना क्या था, 1761 में भारत के ऊपर अटैक कर दिया। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। अटैक तो पहले भी कई सारे किए थे इसने, अहमद शाह अब्दाली ने। आ गया ये। अब ये जब आया तो भाई मुगल सम्राट ने फोन मिलाया मराठाओं को कि भाई साहब मैं देता हूं तुम्हें प्रोटेक्शन मनी, मेरी प्रोटेक्शन का टाइम आ गया, आ जाइए जरा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाते हैं भाई साहब। मराठा लोग 4 अलग अलग बटालियन लेके निकल पड़े हैं लड़ने के लिए। ठीक है, दिल्ली क्रॉस करके हरियाणा में एंटर करके, कह रहे दिल्ली तक आ गया अगर अब्दाली तो काम खराब हो जाएगा, इसको दिल्ली से पहले ही रोकते हैं। मराठा फंस गए अहमद शाह अब्दाली को हरियाणा के पानीपत में खुले मैदान में। खुला मैदान, मराठा ढूंढ रहे पहाड़ कि कहां चढ़ के मारे, कुछ है ही नहीं। अब्दाली कह रहा मैं बताऊंगा पहाड़ तुम्हें। और ये मराठा इतने ओवर कॉन्फिडेंट, इतने मतलब ये वो थे, इनको यूं था कि कोई हरा ही नहीं सकता हमें, तो कौन आ जाएगा अब्दाली अब्दाली, कोई जिक्र नहीं है। ये रातों को जब अपनी वो लेके चल रहे हैं ना बटालियन, बीच में भाई ये फुल दारू शराब मुजरे सब चल रहे हैं, फुल शौकी आदमी। पहुंच गए वहां, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, कैसे लड़ना है, कहां से हमला करना है, कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा। खड़े वहां अब्दाली के हाथ बाद। अब्दाली तो भाई साहब इतना मारा, काट के रख दिया। मतलब मारा तो क्या ही, 3 पीढ़ियां मराठाओं की खड़े पैर 1761 के बैटल में अब्दाली ने काट के रख दी थी। अब आप देखो गजब की बात,
लड़ाई किस किस के बीच में हुई है? अब्दाली और मराठा। जीता कौन? अब्दाली। हारे कौन? मराठा। फायदा किसका हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। फायदा किसका हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी। उनकी लॉटरी लगी बैठे बैठे। एक ऐसी शक्ति जिससे वो लड़ने की सपने में भी नहीं सोचते थे और अभी भी नहीं सोचेंगे। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, अभी नाना साहिब बैठेगा गद्दी पर 1761 में। ऐसा नहीं कि मराठा खत्म हो गया, अभी भी जब अंग्रेज हिम्मत करेंगे ना हमला करने की इनके ऊपर, तो जो गवर्नर जनरल है ना बंगाल का, वॉरेन हास्टिंग्स, वो चिट्ठी लिखेगा ब्रिटेन को कि गलती कर रहे हैं हमारे लोग मराठाओं पे हमला करके, मराठा पे हमला मत करो, ये मार देंगे हमें। मराठा आर स्टिल दैट स्ट्रॉन्ग। बट हुआ यह है कि इसके बाद ना मराठाओं में आपस में कलेश शुरू हो जाएगा गद्दी को लेकर कि कौन बनेगा अगला बाजीराव, बेसिकली अगला इनका जो बनते थे वो पेशवा। तो मराठा तो इसलिए खत्म हो गए। अब फिर फाइनली क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 1803 आते आते इनके भी 3-4 जो एंग्लो मराठा वॉर्स हुए। 1803 आते आते मराठाओं का भी सारे का सारा एम्पायर बिक के किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स के पास। इधर से ये भी चले गए। 1845-46 में यहां से 2 एंग्लो सिख वॉर हुए, ये भी चल, सिखों का भी सारे का सारा एम्पायर किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स के पास। सो इस तरीके से जो बड़े बड़े एम्पायर थे ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे के सारे एम्पायर किसके पास शिफ्ट होते चले गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, अब देखो 1845 में गया है क्या सिखों का भी ये पंजाब वाला एरिया पूरे का पूरा। अब इसके बाद बच्चों एक टर्निंग पॉइंट आता है भारत के इतिहास में, और वो कब आता है भाई? 1857 में। 1857 में क्या होता है बच्चों? रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अब देखो रिवोल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, ये सब तो हम एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम रिवोल्ट ही पढ़ेंगे, पहले वहीं से हिस्ट्री को शुरू करेंगे अपनी। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लो कि कमाल की बात हो रही है। साल 1600 में, 1600 में जो कंपनी मात्र भारत में ट्रेड करने आई थी, आज 250 साल के बाद, लगभग 257 सालों के बाद उसके साथ भारत में रिवोल्ट हो रहा है। सो उसने अपना कितनी पैठ जमा ली है भारत के अंदर, यहां से आप इमेजिन कर सकते। इज इट क्लियर? सारा काम 1700 से 1800 के बीच में हुआ। मैंने कहा ना 18th सेंचुरी वो ट्रांजिशन का फेज है, सारा काम उसके बीच में हुआ, 1700 से 1800 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से 1857 के अंदर 1857 में ये क्रांति होती है, जिसमें भारत के कुछ राजा कोशिश करते हैं, एक मतलब कह लो ना अनसक्सेसफुल कोशिश है बेसिकली, कि किसी तरीके से भारत में अपने साम्राज्य को वो बचा सके। क्या बचा पाएंगे भाई? क्यों हारा 1857 क्रांति में भारत आयुष? बड़े सारे फैक्टर्स थे। सबसे मेन फैक्टर 1857 की क्रांति में भारत की हार होने का था कि भारतीयों के पास कोई एक कॉमन गोल नहीं था कि हम क्यों लड़ रहे हैं। सबको यह तो पता है कि अंग्रेजों को मारना है, अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन उसके लिए कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। किसी को अपना साम्राज्य बचाना है तो किसी को अपनी सैलरी बचानी है, किसी को कुछ बचाना है तो किसी को कुछ बचाना है। और 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर ऐसा कत्लेआम मचाया था, इतने खतरनाक इस तरीके से इनको सजा दी थी, ताकि आने वाली इनकी कई सौ पीढ़ियां याद रखें इस चीज को, और ये दोबारा कभी हिम्मत ना कर सके हमारे साथ लड़ाई लड़ने की। 1857 की क्रांति में इतनी बुरी हार हुई थी भारतीयों की। इज इट क्लियर? लेकिन ना ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना बच्चों, इसको कहा जाता है टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कि शायद ये ना हुआ होता तो भारत की आजादी और लेट हो सकती थी भाई, शायद और लेट आती। इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। कैसे? देखो कमाल की बात है कि जो देश 1857 सालों से गुलाम रहा है, वो अगले 90 सालों में यानी 1947 में इंडिपेंडेंस ले लेगा। थोड़ा देख रहे हो आप लोग ये चीज? 1857 में क्रांति हुई है, इसके ठीक 90 साल बाद यानी 1947 में भारत को क्या मिलने वाली है? ये कैसे हो गया फिर? ये तो एक और गजब चीज हुई है। जबकि अब देखो कमाल, इस टाइम पे तो यहां पे इस पूरे दौर में भारत के ऊपर किसका रूल चल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है। और अब तो बच्चों इस बैटल के बाद तो खुद ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया भारत के ऊपर। पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार आ गई है रूल करने हमारे ऊपर भाई साहब, ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हो गया।
तो जब हम एक कंपनी को नहीं हरा पाए, एक कंपनी को, हम पूरे देश को कैसे हरा पाएंगे? सोचने की बात है ना। एक देश की एक कंपनी और एक पूरा देश, किसको हराना आसान था? कंपनी नहीं हारी हमसे, तो हम इस देश को कैसे हराएंगे? ब्रिटिश क्राउन को कैसे हराएंगे? अब तो खुद ब्रिटेन की सरकार आ गई राज करने। अगर ब्रिटेन की सरकार आ गई है तो जितनी मर्जी आर्मी, जितनी मर्जी नेवी, जो मर्जी जरूरत पड़े, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। लेकिन बड़ी गजब की बात है कि अगले 90 इयर्स में, 90 सालों में भारत आजादी ले लेगा भाई। कैसे? जिसमें बच्चों ना तो कोई बहुत बड़ा बैटल हुआ है, दोबारा तो 1857 जैसी क्रांति भी नहीं हुई भारत में, ना ही कोई तगड़ा वॉरफेयर हुआ है, फिर भारत ने आजादी ले कैसे ली? और वो भी 90 सालों में। वो तो हमारा तो उसमें लेना देना था ही नहीं, उसमें तो ब्रिटेन जीता था, हारा कब? हाँ, बट भारत से तो रिकवरी तब भी कर रहा था वो। एक कारण है वो, मैं यूं नहीं कहूंगा कि वो कारण नहीं है, वो भी एक कारण है, बट क्या वही एक कारण है, ये तो नहीं कह सकते हम। लीडर्स तो खत्म ही हो गए हैं। देखो कमाल की बात, 1857 की क्रांति में क्या हुआ है? भारत में दो बड़े बदलाव हो गए। देखो मैं एक चीज लिख के बताता हूं। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ना दो चीजें हुई है भारत में। दो चीजें हो गई भाई। क्या? एक तो हो गया एंड ऑफ ट्रेडिशनल लीडरशिप, वो जो राजाओं वाला राज था ना, वो खत्म हो गया। एंड ऑफ ट्रेडिशनल लीडरशिप कैसे खत्म हो गया भाई? या तो सारे के सारे राजा, जितने भी राजा थे, या तो मार दिए गए, किल्ड, या वो भाग गए। जैसे तांतिया टोपे वगैरह तो भारत छोड़ छोड़ के ये नेपाल ही भाग गए थे, रानी झांसी वगैरह मारी गए सबके सब, है कि नहीं बात? बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट था, वो मर गया था रंगून की जेल में, उसके लड़कों को तोप के आगे बांध के उड़ा दिया था ब्रिटेन ने। तो राजा तो नहीं बचे हैं, राजा तो खत्म। इज इट क्लियर? एक तो रिजल्ट ये आया कि भारत के अंदर राजाओं का राज खत्म हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या आया? दूसरा रिजल्ट ये आया कि भारत के अंदर शुरुआत हो गई है किसकी भाई? बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश क्राउन रूल। खुद ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर रूल करने आ गई है। दो चीजें हुई है। अब बात ये सुनो, अगर आजादी की बात आए तो राजा ही तो दिलवाते हैं आजादी हमें। लड़ने का काम कौन करता है? राजा, उसकी सेना। राजा तो खत्म ही हो गए, है कि नहीं बात? अब बात तो यह है कि इस ब्रिटिश क्राउन का जब रूल स्टार्ट हुआ, तो ऐसे कौन आ गया लड़ने के लिए, या कौन ऐसे वो लोग आ गए जिन्होंने हमें आजादी दिलवा दी भाई? किन्होंने दिलवाई आजादी? कोई तो बताओ, शाबाश। कांग्रेस। देखिए बच्चों, एक सेक्शन जो अब भारत की लड़ाई लड़ेगा, भारत की आजादी के लिए संघर्ष करेगा, उस सेक्शन का नाम है एजुकेटेड मिडिल क्लास, ईएमसी। ये भारत को आजादी दिलवाएंगे। कौन? एजुकेटेड मिडिल क्लास, ईएमसी। बट बात ये है, इनको लेकर भी तो कई सवाल है कि ये है कौन, और ये कहां से पिक्चर में आ गए, और ये क्यों लड़ रहे हैं भारत की आजादी के लिए? जरूरत क्या है इनको लड़ने की भारत की आजादी के लिए? और मैं तो बोल रहा हूं ये एजुकेटेड है, अच्छा मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास है मतलब पैसा भी ठीक ठाक है, तो क्या जरूरत है ब्रिटेन से पंगा लेने की? ये तो चाहे तो आराम से लंदन सेटल हो जाए, मजे में अपनी लाइफ बिताए। बात समझ में आ रही है? आंसर तो यही है मेरे क्वेश्चन का, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि 90 सालों में आजादी किसने दिलवा दी है, तो आंसर तो यही है, ईएमसी। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भारत को आजादी दिलवाई है। लेकिन इनको लेकर जो सवाल है वो बहुत सारे हैं। आज समय है हमारे पास, टाइम खत्म हो गया है। ईएमसी से मैं क्लास को कल स्टार्ट करूंगा कि आखिरकार ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भारत को आजादी कैसे दिलवाई, क्यों दिलवाई, और ये कहां से आए पिक्चर में, इनका क्या लेना देना है बेसिकली। ये सब हम बातें कल करेंगे। बेसिकली आज टाइम खत्म, मतलब कम पड़ जाएगा टाइम फिर अगर स्टार्ट कर देंगे तो, ठीक है ना?
तो ये नोट किया आप लोगों ने, किया कि नहीं किया? जल्दी कर लो, शाबाश, नोट कीजिए सारा कुछ। समझ में ना आए कुछ तो मेरे से पूछ लो। इसके साथ हम बाकी का जो भी ईएमसी के बारे में सारा डाटा है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को।